साथियों, स्मार्ट पहेली में आपका स्वागत है। आज की हम क्लास में सीडीपी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं जो कि परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो कि टेट हो या सीटेट हो, ये दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो देर ना करते हुए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है बाल विकास के सिद्धांत, थियरी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। बाल विकास की प्रक्रिया और उसकी अवस्थाओं को समझने के लिए ये सिद्धांत बहुत ही ज़रूरी है। तो बाल विकास सिद्धांत के एक निरंतरता का सिद्धांत है जिसको प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं। विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है जो गर्भ से लेकर मृत्यु तक चलती है। निरंतरता का सिद्धांत साथियों ये बताता है कि विकास जो डेवलपमेंट है ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये कभी ना ख़त्म होने वाली, कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। और ये स्टार्ट कहाँ से होती है? जब बच्चा गर्भ में होता है वहाँ से स्टार्ट होती है और जब तक वो मर ना जाता है तब तक ये उसके अंदर विकास होता रहता है, उसके अंदर डेवलपमेंट होता रहता है। और दूसरा हमारा है व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। प्रत्येक बच्चे के विकास की दर और स्वरूप अलग अलग होता है। जैसा कि साथियों आप अपने क्लास में देखे होंगे, पिछली कक्षाओं में आप जब पढ़ते होंगे या इस समय जब आप अपनी क्लास में होंगे तो आपके बहुत सारे सहपाठी होंगे जो हाइट में बहुत कम होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जिनकी हाइट बहुत होगी और कुछ ऐसे भी होंगे जो आपकी हाइट के बराबर होंगे। कुछ ऐसे होंगे जिनकी मानसिकता, जिनका नेचर आपसे मिलता जुलता होगा, कुछ का अलग होगा। तो ये वही बता रहा है कि जो व्यक्तिक भिन्नता है ये प्रत्येक बच्चे की जो है अलग अलग होती है। मतलब ये उसकी हर बच्चे की अलग एक पहचान होती है, उसकी अलग एक नेचर होता है। जैसे कि हमारे फिंगरप्रिंट्स हो गए, हमारे आँखों का जो रेटिना है, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों में अलग अलग, जो सब में अलग अलग होती है। तो यही इसको क्या कहते हैं? व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत कहते हैं। अगला हमारा है विकास की दिशा का सिद्धांत, डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। विकास की दिशा का सिद्धांत पहला है मस्तकाधोमुखी सिद्धांत, जो सिर से पैर की ओर होता है। साथियों, जो सेफलोकॉर्डल डेवलपमेंट होता है ये सिर से लेके पैर तक होता है। मतलब पहले बच्चा क्या करता है, पहले अपना बच्चा जो है जब छोटा रहता है तो वो पहले अपना सिर संभालना स्टार्ट करता है। क्योंकि वो पहले आप किसी छोटे बच्चे को जब देखेंगे तो वो सबसे पहले अपने सिर के ऊपर, अपने जो उसकी मुंडी होती है उसके ऊपर कंट्रोल करना स्टार्ट करता है। उसके बाद फिर धीरे धीरे अपने हाथों को, पैरों को, इसके ऊपर उसका क्या होता है, कंट्रोल होता है। और उसके बाद हमारा अगला है समीप दूरस्थ मुखी, प्रॉक्सिमो डिस्टल। ये क्या है? ये कहता है कि केंद्र, विकास केंद्र रीढ़ की हड्डी से बाहर हाथ, पैर और उंगलियों की ओर होता है। ये सिद्धांत बताता है कि जो बच्चा होता है, बच्चे का विकास कैसे होता है कि अगर मान लें हम, ये हमारा क्या है, बच्चा है, ठीक। अगर ये हमारा बच्चा है तो इसका विकास कहाँ से होगा? यहाँ से स्टार्ट होगा। इसका विकास कहाँ से स्टार्ट होगा? इसका विकास यहाँ से स्टार्ट होगा। इसका विकास यहाँ से होगा और ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। मतलब इसका ये बीच से उसका जो पेट होता है वहाँ से स्टार्ट होता है और ये ऊपर तक जाता है, नीचे तक जाता है, इसके हाथों में जाएगा, ये भुजाओं में जाएगा, इसके पैर, लेग्स में इसका विकास होगा और इसकी मुंडी में विकास। सबसे पहले इसका विकास कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। तो ये यही बता रहा है, ठीक ना साथियों। और उसके बाद कह रहा है कि सामान्य से विशिष्ट, ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। बच्चा पहले सामान्य गतिविधियां करता है, जैसे पूरे हाथ पैर को हिलाना, फिर विशिष्ट, जैसे उंगलियों को पकड़ना। मतलब जब बच्चा होता है वो पहले क्या करता है? पहले वो सामान्य गतिविधियां करता है। जैसे वे क्या करेगा? वो अपना हाथ पैर हिलाएगा, मुंह चलाएगा। उसके बाद फिर क्या करेगा? धीरे धीरे वो क्या करेगा?
अपने हाथों के ऊपर, अपने फिंगर्स के ऊपर क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। पहले आप बच्चे को पेंसिल अगर पकड़ाएंगे तो वो क्या करेगा, पूरी मुट्ठी के साथ ऐसे पकड़ लेगा। लेकिन जब उसको थोड़ा सा और बड़ा होने देंगे आप, तो फिर पेंसिल देंगे आप, तो वो क्या करेगा, अपनी एक उंगली से, दो उंगली से उस पेंसिल को क्या करेगा, पकड़ सकता है, उसको उठा लेगा और उससे क्या करना है, उससे लाइन खींचना स्टार्ट कर देगा। और अब हमारा अगला सिद्धांत क्या है, दूसरा है संज्ञानात्मक एवं नैतिक विकास का सिद्धांत, कॉग्निटिव मोरल डेवलपमेंट। ठीक, इस खंड में परीक्षा से 2 से 3 प्रश्न बहुत ही निश्चित रूप से यहाँ से आते हैं। और इसमें सबसे पहले अगर किसी वैज्ञानिक का नाम आता है तो वो है जीन पियाजे। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत देते हैं। जीन पियाजे ने बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक कहा है। उन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। जीन पियाजे एक ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने बच्चों को क्या कहा है, नन्हा वैज्ञानिक। बच्चे जो है छोटे वैज्ञानिक हैं और उन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं दी हैं। साथियों, ये जो अवस्थाएं चारों हैं जीन पियाजे की, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्थाएं हैं और इन अवस्थाओं से क्वेश्चन परीक्षा में बनना निश्चित है, चाहे वो आपकी सीटेट की परीक्षा हो, चाहे टेट की परीक्षा हो। ये आपको भरोसा दिला रहे हैं कि आप पेपर जिस दिन मिलेगा आपको, या आप मॉक टेस्ट लगाते होंगे, उसमें भी आप देखते होंगे कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि जीन पियाजे से आपका क्वेश्चन ना बने और ये अवस्थाएं ना पूछी जाए। तो साथियों, जीन पियाजे ने पहली अवस्था दी संवेदी गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। ये क्या है, ये 0 से 2 वर्ष के बच्चों की होती है। इसमें 0 से 2 वर्ष के बच्चे होते हैं। बच्चा ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है, वस्तु स्थायित्व का गुण आता है। इसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण होता है। बच्चा कैसे सीखता है, बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों से सीखता है। ज्ञानेंद्रियों मतलब वो अपने हाथों के टच से सीखेगा, अपनी आँखों से देख के सीखेगा, नाकों से सूंघ के देखेगा। ऐसे ऐसे जो उसकी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं ना, तो उसी से क्या करता है, बच्चा सीखता है। और उसके बाद हमारा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये क्या है, इसमें साथियों ये बच्चा 2 से 7 वर्ष का होता है। जब बच्चा 2 से 7 वर्ष का होता है तो वो उसकी कौन सी अवस्था हो, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। भाषा का विकास, जीववाद, निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझना और आत्म केंद्रित व्यवहार। साथियों, जो बच्चा होता है वो जब 2 से 7 वर्ष की अवस्था में होता है तो वो क्या करता है, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं वो उसको भी क्या करता है, सजीव समझता है। अगर कोई बच्चा है वो 2 से 7 वर्ष की अवस्था में है, तो अगर वो चल रहा है और गिर जा रहा है तो आप पृथ्वी की जो उसकी धरती है ना, उसको अगर आप मारेंगे, कहेंगे उड़ जा बाबू उड़ जा, मार दे इसको मार दे, इसको मार दे, तो वो रोएगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसको लगेगा कि इसी ने हमको गिराया है और ये क्या हो रही है, पिट रही है। तो वो क्या करता है, निर्जीव वस्तु को भी सजीव समझता है और उसके अंदर आत्म केंद्रित व्यवहार होता है। मतलब वो कोई भी वस्तु पाएगा तो वो कहेगा कि ये मेरी ही है। वो दूसरे की वस्तु लेगा लेकिन उसको देना नहीं चाहेगा। ठीक, और इसके बाद हमारी आती है तीसरी अवस्था जो कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये क्या होती है, 2 से 7 वर्ष की होती है। ये जो है 7 से 11 वर्ष की होती है। ये 7 से 11 वर्ष की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। इसमें बच्चा तार्किक चिंतन की शुरुआत करता है, केवल मूर्त वस्तुओं पर संरक्षण और पलटावी का गुण होता है इसके अंदर। साथियों, जब बच्चा 7 से 11 वर्ष की अवस्था में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है तो वो तार्किक चिंतन करना शुरू कर देता है। और साथियों, तार्किक चिंतन कैसे करता है कि वो अमूर्त वस्तुओं का तार्किक चिंतन नहीं कर पाता है, लेकिन मूर्त वस्तुओं का तार्किक चिंतन कर लेता है। जैसे अगर उसको किसी टूल के माध्यम से कोई चीज़ें बताई जाए तो वो उस पर जो है तार्किक चिंतन करता है, लेकिन अगर उसको बिना टूल का कोई चीज़ अगर उसको बताया जाए तो वो उस पर उसका तार्किक चिंतन नहीं कर पाता है।
उसके बाद हमारा क्या है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये क्या है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसकी क्या एज होती है, तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की अगर हम बात करें तो इसकी 11 से लेकर 15 वर्ष। इसको हम अमूर्त चिंतन और निगमनात्मक तर्क का गुण आता है इसमें। ये अमूर्त अवस्था होती है, इसमें बच्चा जो है अमूर्त चिंतन करना स्टार्ट कर लेता है। इसमें बिना आपके टूल दिए हुए अगर आप किसी बच्चे को कोई आप नया प्रोजेक्ट दे रहे हैं, उसमें उसको बोलेंगे बिना वस्तु दिए हुए, तो वो क्या करेगा, नई चीज़ क्रिएट करने की कोशिश करेगा। वो उसके अंदर अमूर्त चिंतन आ जाता है बिना वस्तु को देखे हुए, ठीक। लेकिन वो जो है निगमनात्मक तर्क, और उस क्या करता है, नियम पर तर्क करना स्टार्ट कर देता है। अगर आप कोई नियम उसको बताते हैं तो वो उस पर क्या करता है, तर्क करना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि इसका भी आना निश्चित है कि क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आएगा, इस बात को आपको मानना होगा। और आप अपने टेस्ट पेपर में भी देख सकते हैं कि लिव वाइगोत्स्की, अगर सीटेट का पेपर हो रहा है, टेट का पेपर हो रहा है और लिव वाइगोत्स्की और जीन पियाजे नहीं आ रहा है, तो समझ लो वो पेपर बना ही नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि लिव वाइगोत्स्की और जीन पियाजे ना आए। साथियों, लिव वाइगोत्स्की सामाजिक संस्कृति सिद्धांत देते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे का विकास समाज की संस्कृति के अंतःक्रिया से होता है। मतलब बच्चा कैसे सीखता है, समाज और संस्कृति की अंतःक्रिया से सीखता है। बच्चा समाज और संस्कृत के दोनों के मिक्स होने से सीखता है, उसका विकास होता है। ZPG, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समवयस्क विकास का क्षेत्र, इसको क्या कहते हैं, समवयस्क विकास का क्षेत्र कहते हैं। वास्तविक विकास के स्तर पर और संभावित विकास के स्तर के बीच का अंतर होता है। ये वास्तविक विकास के स्तर और संभावित विकास के बीच के अंतर होता है। इसको इसके फोल्डिंग मतलब पाड़ या ढांचा इसको बोलते हैं। साथियों, अभी आपको हम पाड़ और ढांचा बताने वाले हैं, जिसमें हम बताएंगे पाड़ क्या होता है, ढांचा क्या होता है। दोनों चीज़ें एक ही होती हैं, लेकिन साथियों ये बहुत ही लोगों को समझ में नहीं आता है, तो हम आपको इतनी आसानी से बताएंगे जो आप कभी ना भूलने वाला है। पाड़ या ढांचा, वयस्कों द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सहायता, ये क्या कहलाती है, पाड़ या ढांचा कहलाती है। जैसे आप छोटे थे, साइकिल चलाना आप सीख रहे थे, आपके बड़े भैया या आपके चाचा या आपके पिताजी कोई भी, वो क्या करते थे कि बोलते थे चलो साइकिल चलाते हैं, और जैसे ही आप साइकिल पे अपना पैर रखते थे, उसके पैडल को घुमाना स्टार्ट करते थे, वैसे ही आपके भैया या आपके चाचा या जो भी कोई आपको साइकिल सिखा रहा था, वो क्या करते हैं कि जैसे ही आप साइकिल चलाना यहाँ से स्टार्ट किए ही, और उसके बाद वो क्या करते थे, यहीं पे वे पीछे से उसका कैरियर होता है ना, उसको छोड़ देते थे, ठीक। और आप जाते 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 यहाँ क्या हुआ कि आप लुढ़क गए, आपका घुटना फूट गया, आपकी कोहनी छिल गई, और ये आपको पता है कि सामने वाला जो पीछे वाला हमारा था, जो हमको सपोर्ट करने वाला था, वो क्या कर दिया, पीछे से छोड़ दिया, और वो हमको पता नहीं था। ये क्या था, ये यहाँ से जो यहाँ सपोर्ट था, जो यहाँ पे हमको मदद मिल रही थी, वो मदद अस्थाई थी। अस्थाई तो तब होती जब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा होती, तब ना अस्थाई होती। लेकिन वो तो हेल्प हमको यहीं पे मिली और यहीं पे ख़त्म हो गई, ये अस्थाई है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, पाड़ या ढांचा बोलते हैं। ये हमारा क्या होता है, पाड़ या ढांचा होता है, ठीक। अब क्या है, अब उसके बाद कह रहा है कि MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। ये कह रहा है कि मोर नॉलेजेबल अदर,
वह व्यक्ति जो सीखने वाले से अधिक ज्ञान रखता है। और साथियों, जो व्यक्ति मोर नॉलेजेबल, मतलब जो व्यक्ति पाठ या ढांचा इसके फोल्डिंग ZPD में वही व्यक्ति होगा जो आपसे ज़्यादा ज्ञान रखता हो या आपसे ज़्यादा पावरफुल हो, जिसके अंदर आपसे ज़्यादा ताकत हो, तो वही क्या कर सकता है, ये चीज़ें आपको प्रदान कर सकता है, ये चीज़ें आपको दे सकता है। अब हम लॉरेंस कोहलबर्ग पे आ गए। साथियों, हमारा लॉरेंस कोहलबर्ग है, नैतिक विकास का सिद्धांत देते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग। लॉरेंस कोहलबर्ग ने हिंज की दुविधा पर आधारित प्रयोग किया और नैतिकता के 3 स्तर और 6 अवस्थाएं बताई हैं। साथियों, नैतिकता के 3 स्तर और 6 अवस्थाएं बताई हैं और इसमें साथियों हम नैतिकता के स्तर की बात करने वाले हैं। पारंपरिक स्तर, जो पूर्व पारंपरिक स्तर है और उत्तर पारंपरिक स्तर है। साथियों, जो पूर्व पारंपरिक स्तर है, प्री कन्वेंशनल लेवल, ये दंड और आज्ञाकारिता जैसे को तैसा, मतलब ये कहता है पूर्व पारंपरिक स्तर जो है ये कहता है कि हमको जैसे के साथ तैसा व्यवहार करना चाहिए। मतलब अगर कोई सामने वाला हमको पीट रहा है तो हमको भी उसको पीट देना चाहिए। अगर कोई हमको इज्जत दे रहा है तो हमको उसकी इज्जत करनी चाहिए, उसको सम्मान देना चाहिए। और पारंपरिक स्तर क्या है, कन्वेंशनल लेवल, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अनुकूल कानून और व्यवस्था बनाए रखना है। कह रहा है कि अच्छा लड़का अच्छी लड़की अनुकूल कानून और व्यवस्था बनाए रखना है। ये कह रहा है कि जो कानून व्यवस्था है उसको हमको बनाए रखना होगा। अच्छा लड़का या अच्छी लड़की अनुकूल, मतलब पारंपरिक स्तर वही होगा जिसमें हमको नियम और कानून के हिसाब से चलना होगा। जो सही है सही को सही, गलत को गलत कहना होगा। वही क्या है, पारंपरिक स्तर है। और उत्तर पारंपरिक स्तर क्या है, उत्तर पारंपरिक स्तर सामाजिक अनुबंध सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत है। क्या है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत है। ये सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत ही क्या हमारा है, उत्तर पारंपरिक स्तर है। सामाजिक, जो समाज के अनुबंध हैं और जो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत हैं वही क्या है, उत्तर पारंपरिक स्तर है। अधिगम के सिद्धांत, इसके आगे देखते हैं। ये यूपी टेट में सीखने वाले सिद्धांतों में प्रयोग प्रतिपादक से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं। ठीक ना साथियों, तो इसी के साथ साथियों अब हम आपको अगली क्लास में मिलते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ठीक ऐसी ही छोटी छोटी वीडियो, जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं हमारे, जो बहुत ही कन्फ्यूजन होता है, उन टॉपिक्स को लेके हम हर रोज़ आपसे रूबरू होंगे और आपकी परीक्षा तक आपका साथ निभाएंगे। ये आपको भरोसा दिलाते हैं। इसी के साथ साथियों हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।